कार्ल स्मिथ मुतमईन था। मामलात उसकी तवक्को के मुताबिक चल रहे थे। उसने बड़ी होशियारी से अपने हिस्से का काम किया था और अभी तक किसी को कानो कान उसकी खबर न हुई थी। उसके अखबार ने FBI की दरखास्त को ठुकराते हुए जली सुर्खियों के साथ अपनी रिपोर्टर लीजा मार्टिन के पाकिस्तान में दहशतगर्दों के हाथों अगवा होने और उसकी तरफ से मौसूल होने वाले फैक्ट्स की तमाम तफसीलात बड़े सनसनीखेज अंदाज में अपने कारीन तक पहुंचाई थी। अचानक ही उसके अखबार को जबरदस्त अहमियत हासिल हो गई थी, जो उसके मालिकान के नजदीक बड़ी खुशाइंद बात थी और वो बड़े मुतमईन दिखाई दे रहे थे। अपने ऑफिस से आज कार्ल स्मिथ हस्बे मामूल ही बाहर निकला। कार पार्किंग तक पहुंचने में उसने मामूल के मुताबिक 2-2.5 मिनट ही लगाए थे और अब अपनी गाड़ी पार्किंग से निकालकर उस सड़क पर ले आया था जो उसे न्यूयॉर्क के मज़ाफ़ाती इलाके तक ले जाती थी, जहां उसका शानदार बंगला अपनी तमाम आसाइशों के साथ उसके इंतजार में था। हस्बे मामूल उसने एक्सप्रेस वे पर गाड़ी डाली और उसकी रफ्तार बढ़ाने लगा। अचानक ही डैशबोर्ड पर धरे मोबाइल फोन ने गुनगुनाना शुरू कर दिया। हेलो, उसने फोन कान से लगाकर सामने सड़क पर नजरें जमाते हुए कहा। आम हालात में वो शायद फोन अटेंड न करता, लेकिन स्क्रीन पर आने वाले खुसूसी नंबर की वजह से उसके लिए कॉल को अटेंड करना नागुज़ीर था। दूसरी तरफ से हस्बे तवक्को मकामी कैटसा मुखातिब था। सर, कार्ल स्मिथ फौरन ही मुअद्दब हो गया। नाउ इज द टाइम कार्ल। दूसरी तरफ से एक फिक्रा कहने के बाद सिलसिला कट गया। 4 अल्फाज पर मुश्तमिल इस मुख्तसर से जुमले ने कार्ल स्मिथ की तमाम जिस्मानी तवानाइयां अचानक ही सल्ब कर ली थीं। उसे यूं लगा जैसे उसके सारे जिस्म से अचानक जान निकलनी शुरू हो गई है। कपकपाते हाथों से उसने फोन दोबारा डैशबोर्ड पर रखा, माथे पर आए ठंडे पसीने के कतरों को बाएं बाजू की आस्तीन से साफ किया और गाड़ी की रफ्तार कम करते हुए उसे आहिस्ता आहिस्ता आखिरी लेन तक ले आया। उसे किसी मुनासिब जगह का इंतजार था जहां रुककर वो अपनी जिंदगी का अहम तरीन फैसला करता। करीबन 3-4 मिनट बाद ही सड़क पर खींची पीली लकीरें नुमायां होने लगीं और उसने लंबे लंबे सांस भरते हुए गाड़ी इमरजेंसी पार्किंग के लिए मुख्तस एक जगह पर खड़ी कर दी। अपनी बेकाबू धड़कनों को संभालता वो बाहर आ गया और तपेदिक के किसी मरीज की तरह लंबे लंबे सांस लेने लगा। कार के डैशबोर्ड पर धरे टिश्यू पेपर के डिब्बे से उसने बहुत से पेपर पहले ही निकाल लिए थे, जिनकी मदद से शदीद सर्दी के इस मौसम में अपने माथे का पसीना पहुंच रहा था। उसे मुसाद की तरफ से वो आखिरी पैगाम मिल गया था जिसके कभी न मिलने की दुआएं मुसाद का हर एजेंट सारी जिंदगी किया करता था। जो 4 अल्फाज उसे मकामी कैटसा की तरफ से कहे गए थे, उनका मतलब यही था कि बदकिस्मती से वो CIA की गिरफ्त में आने वाला है और एक गैरतमंद यहूदी की तरह अब उसके लिए एक ही रास्ता बाकी बचा है और वो है बाइज्जत मौत। बसूरत दीगर उसे जिल्लत आमेज मौत से दोचार होना था, क्योंकि CIA के हाथों में पहुंचने से पहले मुसाद उसे मार डालती। उनके लिए ये बात इंतहाई अहानत आमेज थी कि उनका एक अहम एजेंट जिंदा किसी गैर मुल्की एजेंसी के हाथों तक पहुंच जाए। क्या करूं? उसने अपने आप से सवाल किया। अचानक ही ट्रैफिक पुलिस के सायरन ने उसे लर्जा दिया। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आए, कार उसके सरहाने तक पहुंच चुकी थी। कार्ल स्मिथ की घबराहट दो चंद हो गई थी। कार से एक लेडी पुलिस ऑफिसर उतरकर उसके नजदीक पहुंच गई थी। आप ठीक तो हैं? उसने कार्ल स्मिथ की घबराहट नोट करते हुए पूछा। हाँ, जरा तबीयत खराब हो गई थी। कार्ल स्मिथ ने संभलने की कोशिश की। पैरामेडिक सर? ऑफिसर ने उससे इजहार हमदर्दी की। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। कार्ल स्मिथ ने उसे रोक दिया। आपको घर तक पहुंचा दें? आपके लिए ड्राइविंग करना ठीक नहीं। उसने कार्ल स्मिथ की बात करीबन नजरअंदाज करते हुए कहा। ओके, थैंक यू। कार्ल स्मिथ समझता था कि इस तरह कम से कम वो पुलिस की हिफाजत में घर तो पहुंच जाएगा। उसके बाद मुमकिन है वो गर्दिश हालात से बच निकले। मुमकिन है मुसाद और CIA से फरार की कोई सूरत निकल आए। कम ऑन दिस वे सर। लेडी पुलिस ऑफिसर ने उसे पुलिस कार की तरफ बढ़ने का इशारा किया। कार्ल स्मिथ को कार की पिछली सीट पर बिठाकर उसने रेडियो वायरलेस से अपने हेडक्वार्टर को सूरत हाल से मुतला किया और कार्ल स्मिथ को उसके घर तक पहुंचाने के लिए एक्सेलरेटर पर दबाव बढ़ा दिया। कार पार्किंग से कार्ल स्मिथ की गाड़ी निकलने के फौरन बाद उसकी निगरानी शुरू हो गई थी। बॉब ने उसे घर से उठाने का प्लान बनाया था, क्योंकि ऑफिस से घर तक वो खासी बारौनक सड़कों से गुजरकर पहुंचा था। जैसे ही उसकी गाड़ी एक्सप्रेसवे की इमरजेंसी पार्किंग पर रुकी, उसके सर पर मंडलाते हेलीकॉप्टर में मौजूद बॉब के साथ ही चौंके। सब्जेक्ट साउथ टर्न पर इमरजेंसी पार्किंग में रुक गया है सर। अचानक ही कार्ल स्मिथ के घर के नजदीक एक वैन में छुपे बॉब को मिलने वाले पैगाम ने चौंका दिया। ओ माय गॉड, कोई इमरजेंसी तो नहीं हो गई? उसने इस्तफसार किया। कुछ क्लियर नहीं हो रहा सर। दूसरी तरफ से जवाब मिला। उस पर नजर रखो, मैं B टीम को भेज रहा हूँ। उसने हेलीकॉप्टर को हिदायत देकर रास्ते में मौजूद एक दूसरी वैन में B टीम को साउथ टर्न की तरफ भेज दिया। लेकिन अचानक ही हेलीकॉप्टर से दूसरा मैसेज आ गया। सर, पुलिस कार पहुंच गई है। डैम इट। CIA के ब्लैक हॉक बॉब ने गुस्से से कहा। सर, वो पुलिस कार में बैठ रहा है। सब्जेक्ट घर की तरफ आ रहा है। यके बाद दीगरे उसे पैगामात मिलने लगे। ओके,
اس نے مطمئن ہونے کے انداز میں کہا۔ اسے اب تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر کارل اسمتھ اپنی کار سے اتر کر پولیس کار میں اس طرف کیوں آ رہا ہے۔ اچانک ہی ایک خیال نے اسے چونکا دیا، کہیں وہ چوکنا تو نہیں ہو گیا۔ اس نے سوچا، باب جانتا تھا کہ انٹیلیجنس بزنس میں کسی امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کچھ بھی ممکن تھا۔ CIA میں موساد کے لیے سافٹ کارنر رکھنے والے ہمیشہ ایجنسی کے لیے چیلنج بنے رہے تھے، اور ڈینیل سے متعلق تو اسے کبھی کوئی خوش فہمی نہیں تھی۔ اس بات نے اسے خاصا بے چین کر دیا تھا۔ بار بار وہ گھڑی کی سوئیوں پر نظر دوڑا کر اپنی بے چینی کو شاید کنٹرول کرنے میں کوشاں تھا۔ جب چاپر سے اگلا پیغام موصول ہوا، سبجیکٹ آن ٹارگٹ سر، اوکے تم جاؤ، اس نے کہا، اور چاپر تیزی سے نارتھ کی سمت گھوم گیا۔ ایوری بڈی آن فٹ، اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، خبردار کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، سبجیکٹ زندہ چاہیے، زندہ سر۔ تینوں میرین کمانڈوز نے جو CIA کے خصوصی آپریشن ونگ سے تھے، اپنے پستول فائرنگ پوزیشن میں کرتے ہوئے وین سے باہر چھلانگ لگائی۔ مکمل پروفیشنل تھے، اپنے کام میں مہارت رکھنے والے ان میرینز نے ناکامی کا لفظ ڈکشنری سے نکال دیا تھا۔ وہ برق رفتاری سے کارل اسمتھ کے گھر کے باہر پوزیشن لے رہے تھے۔ گھر میں سب سے پہلے باب نے خود داخل ہونا تھا۔ مضافاتی علاقے کا یہ گھر ایک پہاڑی کے دامن میں تھا۔ یہاں باقی گھر بھی ایک دوسرے سے فاصلے پر بنائے گئے تھے تاکہ ہر گھر پر پرائیویسی کا خصوصی اہتمام رہے۔ یوں بھی یہاں کے مکینوں کو کبھی ایک دوسرے سے متعلق متجسس ہونے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ یہاں عموماً وہی لوگ آباد تھے جو تنہائی پسند اور اپنے آپ میں مگن رہنا زیادہ ضروری خیال کرتے تھے۔ عام حالات میں بھی اگر یہاں پولیس کی پوری بٹالین آ جاتی تو کسی کے کان پر جوں نہ رنگتی، جبکہ آج تو یوں بھی سر شام ہی آسمان کو گہرے بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا اور اندھیرا معمول سے زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ اسٹریٹ لائٹ کا مضبوط نظام ابھی اندھیرے کے سامنے بے بس تھا۔ سرچ لائٹ کی روشنیاں کوہرے کی چادر میں لپٹ کر دھند کا حصہ بن رہی تھیں۔ CIA کے بلیک ہاکس بڑی مستعدی سے اپنا گھیرا مضبوط اور مکمل کر رہے تھے۔ وہ دنیا کی جدید ترین مواصلاتی اور دفاعی سامان سے مسلح تھے اور کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر کوئی بھی اقدام کرنے کے لیے آزاد۔ کوورٹ آپریشن ہونے کی وجہ سے وہ قانون کی ہر بندش سے بالاتر تھے۔ چونکہ ایسے آپریشن ہمیشہ آف دی ریکارڈ رہتے ہیں، اس لیے امریکیوں کو کبھی علم نہ ہو پاتا کہ آپریشن کرنے والے کون تھے اور ان کے مقاصد کیا تھے۔ البتہ ایسے کسی بھی آپریشن کے وقوع پذیر ہونے کے بعد وہ اندازے سے یہ رائے قائم کر لیا کرتے تھے کہ ضرور یہ CIA یا اسی نوعیت کی کسی اور خفیہ ایجنسی کا کارنامہ ہے۔ وہ کارل اسمتھ کی آمد کے منتظر تھے۔ پولیس کار کی آمد کو بظاہر تو کارل اسمتھ نے غیبی امداد ہی جانا تھا۔ اس کال کے ملنے کے فوراً بعد عموماً موساد اپنے ایجنٹ کی طرف سے فوری خودکشی کی امید رکھتی تھی، دوسری صورت میں خود اس کا اہتمام کر دیا کرتی تھی۔ کارل اسمتھ جانتا تھا کہ اگر کال ملنے کے 10-15 منٹ بعد اس نے خود کو ہلاک نہ کیا تو عین ممکن تھا کہ موساد اسے مار ڈالتی، کیونکہ اپنے کسی جرم کا نشان چھوڑنا ان کے نزدیک باعث شرم تھا۔ موساد کے ساتھ ساتھ CIA نے بھی اس کے لیے جال پھیلایا ہوا تھا۔ کارل اسمتھ کو علم تھا کہ CIA والے اسے زندہ گرفتار کریں گے، کیونکہ اگر انہیں اسی پر شک تھا تو وہ اس سے معلومات حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ یہ کام FBI کو بھی سونپا جا سکتا تھا، لیکن FBI کی ہر کارروائی چونکہ آن ریکارڈ ہوتی تھی اور ان حالات میں امریکن اس کارروائی کو آن ریکارڈ رکھنے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کارل اسمتھ کو موت سے بہت خوف آتا تھا۔ وہ راسخ العقیدہ یہودی تھا۔ اسرائیل کے لیے اس نے اپنی تمام توانائیاں مختص کر رکھی تھیں۔ وہ امریکی شہری ہونے کے باوجود عرصے سے اسرائیل کے ساتھ مل کر امریکہ کے خلاف سرگرمیوں میں مصروف تھا۔ اس کا جینا مرنا اسرائیل کے لیے تھا اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس نے موساد کے لیے خدمات انجام دی تھی۔ یہ پہلا آپریشن نہیں تھا جس میں اس کی مدد لی گئی تھی۔ اس نے متعدد مرتبہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر موساد کے لیے خدمات انجام دی تھیں، گو کہ موساد کی طرف سے بھی اس کو کبھی مایوس نہیں کیا گیا تھا۔ اس کی توقعات سے بڑھ کر اس کو پذیرائی نصیب ہوئی تھی اور اسے ابتدا ہی میں یہ بات بھی سمجھا دی گئی تھی کہ موساد کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کسی بھی یہودی مددگار پر ایسا وقت نہ آئے، لیکن شومی حالات سے اگر کبھی اس کی گرفتاری کا وقت آ بھی جائے تو اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، بطور یہودی باوقار موت، جسے منتخب کرنے کا اختیار اسے ہے۔ بصورت دیگر موساد کے ہاتھوں ذلت آمیز موت، مرنا اسے بہرحال ہے، کیونکہ موساد اس کی گرفتاری کا خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ کارل اسمتھ کو بھی آغاز میں یہ بتایا گیا تھا، لیکن اس نے کبھی اسے سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ اس نے تو زندگی میں کبھی اس امکان پر غور نہیں کیا تھا کہ وہ بے نقاب ہو سکتا ہے۔ جتنے محفوظ کور کے ساتھ وہ کام کر رہا تھا اس میں گرفتاری کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس بات کا تو اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ CIA میں باب والٹن جیسے بلیک ہاک بھی موجود ہیں۔ کارل اسمتھ موت سے خوفزدہ تھا۔ اس نے اگلی زندگی گمنامی میں گزارنے کو
मौत पर तरजीह दी थी। उसे घर से अपने तमाम क्रेडिट कार्ड्स और बैंक चेक बुक्स उठाकर फौरन जहां से निकल जाना था। उसे उम्मीद थी एक मर्तबा वो अपने घर पहुंच गया तो जरूर जहां से निकल जाएगा, क्योंकि उसके घर का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत मजबूत था। न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी और अहम सिक्योरिटी कंपनी ने यहाँ हिफाजती निजाम नस्ब किया था। उसके घर में इंसान तो क्या, किसी परिंदे के घुसने के इम्कानात भी न थे। उसने दिल ही दिल में मंसूबा बनाया था कि वो इस पुलिस कार के जरिए घर तक पहुंचेगा और लेडी पुलिस ऑफिसर से, जो उस पर बड़ी मेहरबान दिखाई दे रही थी, दरखास्त करेगा कि वो अपना मेडिकल रिकॉर्ड उठा ले, जिसके बाद उसे अस्पताल ड्रॉप कर दिया जाएगा। इस सूरत में या तो पुलिस ऑफिसर उसे फौरन अस्पताल पहुंचाएगी या फिर 911 को कॉल करेगी और वो पुलिस की हिफाजत ही में यहाँ से बआसानी निकल सकेगा। अपनी दानिस्त में उसने शानदार मंसूबा तैयार किया था। किसी नतीजे तक पहुंचने के बाद वो मुस्तैद होकर अपनी सीट पर बैठा रहा। घर के नजदीक आने पर उसने अपने गले को खनकार कर लेडी पुलिस ऑफिसर से गुफ्तगू का आगाज किया। माफ कीजिए, आपको सहमत हुई? बहुत शुक्रिया। मुझे कभी कभी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाता है। मेरा ख्याल था मैं घर पहुंचने तक नॉर्मल हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं। खैरियत तो है ना? आपकी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो रही? हमदर्द लेडी पुलिस ऑफिसर ने पूछा। ज्यादा खराब तो नहीं, अलबत्ता नॉर्मल भी नहीं। मुझे घर से मेडिकल रिकॉर्ड लेना पड़ेगा। प्लीज आप मुझे दोबारा जहमत करके नजदीक ही मेरे डॉक्टर के पास पहुंचा दें तो बेहद शुक्रिया। उसने मंसूबे को आगे बढ़ा दिया। मैं 911 को कॉल करूं? लेडी पुलिस ऑफिसर बहुत मेहरबान हो रही थी। प्लीज इसकी जरूरत नहीं, मैं 5 मिनट में रिपोर्ट्स लेकर आता हूं। उसकी दानिश में कार्ल स्मिथ की टाइमिंग बड़ी शानदार थी, क्योंकि उसने आखिरी फिक्रा तब कहा था जब पुलिस कार ने उसके घर के बिल्कुल सामने ब्रेक लगाई थी, और लेडी पुलिस ऑफिसर को इसकी बात का जवाब देने में अभी हिचकिचाहट का सामना था। उसने इस नफसियाती मोहलत से फायदा उठाने की ठानी थी। मैं अभी आता हूँ। लेडी पुलिस ऑफिसर का जवाब मौसूल होने से पहले ही वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला और करीबन भागता हुआ अपने घर के मेन गेट तक पहुंच गया। ओके जेंटलमैन। लेडी पुलिस ऑफिसर ने गहरा लंबा सांस लिया और अपनी गाड़ी के वायरलेस रेडियो से अपने हेडक्वार्टर को बताने लगी कि सब्जेक्ट को वो डॉक्टर क्लिनिक पर ड्रॉप करने जा रही है। सुजैन की आंखों से लगी नाइट विजन, रात के अंधेरे में देखने वाली दूरबीन ने पुलिस कार को रुकते और उससे कार्ल स्मिथ को बरामद होते देखा था। वो चौंकी। सुजैन मोसाद की बतलेवियाह थी। इससे मुराद फीमेल एस्कॉर्ट्स हैं, जिसे मोसाद बतौर असिस्टेंट एजेंट जासूसी, राब्ता और तबाहकारी का काम लिया जाता है। कैट्सा की तरफ से आखिरी पैगाम मिलने के आधे घंटे बाद भी कार्ल स्मिथ उसे जिंदा दिखाई दिया था। इस बात का उसे इल्म था कि कार्ल स्मिथ का घर CIA के ब्लैक हॉक्स के घेरे में है, जो उसे यहाँ से जिंदा उठाकर ले जाएंगी। लेकिन CIA के इल्म में ये बात नहीं थी कि मोसाद कार्ल स्मिथ को उनके हाथों तक जिंदा नहीं पहुंचने देगी। सुजैन ने अपने मोबाइल फोन पर मखसूस नंबर मिलाया। ये ऐसा इंटरनेशनल नंबर था जिसे शायद दुनिया की कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी बग नहीं कर सकती थी। इस लाइन के साथ इस बात का खसूसी एहतमाम किया गया था कि अगर इस पर कोई भी बग लगाया गया तो इसके सिस्टम को मुकम्मल तौर पर गुमराह करके किसी गलत रास्ते पर लगा दिया जाए और बग करने वालों को कभी इस बात का इल्म न होने पाए कि ये कॉल किसने कहां से किस नंबर पर की है। 50 सेकंड बाद ही कॉल मुतल्लिका कैट्सा तक पहुंच गई। सुजैन ने उसे मुख्तसर कोड वर्ड्स में ये इत्तला दी थी कि सब्जेक्ट अभी जिंदा है। इस इत्तला ने कैट्सा का पारा आसमान पर चढ़ा दिया था। फिनिश हिम। उसे जवाब में सिर्फ 2 लफ्ज मौसूल हुए और सुजैन के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट जम गई। उसने कार्ल स्मिथ पर मुसलसल नजर रखी थी, जो अब अपने घर के मेन गेट से कमरे के अंदर पहुंच चुका था। सुजैन ने बड़े इत्मीनान से अपने हैंड बैग को खोला, उससे एक डिवाइस निकाला और डिवाइस के बटन को दबा दिया। अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज ने माहौल पर लर्जा तारी कर दिया। धमाका इतना तबाहकुन था कि घर के बाहर खड़ी पुलिस कार भी कई फुट फजा में उछलकर दूर जा गिरी। लेडी पुलिस ऑफिसर के कार के साथ ही परखचे उड़ गए थे। मोसाद ने ये काम तो बहरहाल करना था, क्योंकि CIA के कार्ल स्मिथ के घर पर रेड करने से पहले वो यहाँ किसी मुमकिना शहादत के इम्कानात को खत्म करने के लिए इस घर को मलबे में तब्दील करने का एहतमाम कर चुके थे। लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि कार्ल स्मिथ एक यहूदी होने के नाते इतना बुज़दिल साबित होगा कि उसे भी घर समेत उड़ाना पड़ेगा। सॉरी कार्ल डियर, हमने तुम्हें बाइज्जत मौत का मौका दिया था, उसने बड़बड़ाते हुए कहा और दूरबीन समेटकर अपने हैंड बैग में रख दी। अब वो बड़े मोहतात अंदाज से कदम उठाती पहाड़ी की दूसरी समत में जा रही थी, जहां उसकी कार एक महफूज पार्किंग में खड़ी थी। अगले 5 मिनट के बाद वो हवा से बातें करती हाईवे पर उड़ी जा रही थी। CIA के ब्लैक हॉक्स ने पुलिस कार से निकलकर कार्ल स्मिथ को अपने घर में दाखिल होते देखा था। अब वो इस बात के मुंतजिर थे कि पुलिस कार वहां से निकले और कार्ल स्मिथ को काबू करें, लेकिन कार अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। बॉब बड़ी बेचैनी से अपनी नाइट विजन के जरिए उस पर नजरें जमाए हुए था। उसके साथ ही उसके इशारे पर किसी भी लम्हे झपट कर कार्ल स्मिथ को उठाते। क्या मुसीबत है?
اس نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، دیر ہو رہی ہے سر۔ ایک ساتھی نے سرگوشی کی، چارج۔ بادل نخواستہ باب نے اپنے ساتھیوں کو جھپٹنے کا اشارہ کر دیا۔ ابھی انہوں نے بمشکل مکان کی طرف بڑھنا شروع ہی کیا تھا جب اچانک زمین زوردار دھماکے کی آواز سے لرز اٹھی۔ باب کے دو ساتھی قریباً فضا میں اچھل کر زمین پر گرے۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ سب سے آگے ہونے کے باوجود وہ ایسی محفوظ آڑ میں تھا جہاں دھماکے کے اثرات نہ پہنچ سکے تھے۔ باسٹرڈ! اس نے چیختے ہوئے ڈینیل کو گالی دی اور تھوڑی دیر بعد اپنے دو شدید زخمی بلیک ہاکس کے ساتھ تیزی سے واپس جا رہا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔